हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। जुट जाइए, 3 बज गए हैं। यहाँ पर हम साइंस जीके करते हैं, केवल आधा घंटा साइंस जीके करते हैं और यहाँ पर टॉपिक नंबर 18 रहेगा आज का। यहाँ पर हम माइस विविध ये टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अपने 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि हमने 17 टॉपिक के थर्ड पार्ट में 10 क्वेश्चन किए थे, क्योंकि वहाँ पर कम क्वेश्चन बन रहे थे 17 के। तो यहाँ पर हम अभी 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए फ्रेंड्स जल्दी से, 3 बज गए हैं, क्लास का टाइम हो गया है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। प्रकाशीय यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? जो प्रकाशीय यंत्र है उसको बनाने के लिए मृदु कांच का प्रयोग होता है, बी पायरेक्स कांच का प्रयोग होता है, या सी दुर्गलनीय कांच का प्रयोग होता है, या फिर डी फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। तो प्रकाशीय यंत्र बनाने के लिए प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। किसका प्रयोग होता है? फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। किसको? प्रकाशीय यंत्र को बनाने के लिए फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बर्फ की तुलना में द्रव्य जल अधिक सघन होता है। जो बर्फ है उसकी तुलना में जो द्रव्य जल है, द्रवित जल, वह अधिक सघन होता है। ए हाइड्रोजन आबंधन के कारण, बी अधिक पृष्ठीय तनाव के कारण, सी वांडर वाल्स बल के कारण, या फिर डी सहसंयोजक आबंधन के कारण। तो यह होता है हाइड्रोजन आबंधन के कारण। बर्फ की तुलना में द्रव्य जल अधिक सघन होता है। किसके कारण? हाइड्रोजन आबंधन के कारण बर्फ की तुलना में द्रव्य जल अधिक सघन होता है, हाइड्रोजन आबंधन के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है? एक जो कार्बन क्रेडिट होता है उसको किसके तुल्य माना जाता है? ए 100 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर बी 100 किलोग्राम कार्बन, या फिर सी 1000 किलोग्राम कार्बन, या फिर डी 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है? तो एक जो कार्बन क्रेडिट होता है उसको 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के तुल्य माना जाता है। एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है? एक कार्बन क्रेडिट को 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के तुल्य माना जाता है। 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के तुल्य माना जाता है एक कार्बन क्रेडिट को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ताजे घाव के लिए कौन सा? ताजे घाव के लिए आयोडीन का टिंक्चर एक एंटीसेप्टिक है। क्या है? ताजे घाव के लिए जो आयोडीन का टिंक्चर है वह एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, एक दवाई का काम करता है, एक पूर्तिरोधी का काम करता है। यह तात्विक आयोडीन का एक तनु विलयन है। यह क्या है? तात्विक आयोडीन का एक तनु विलयन है, जिसमें नहीं होता, जिसमें क्या नहीं होता? एसीटीन नहीं होता, जल नहीं होता, अल्कोहल नहीं होता, पोटेशियम आयोडाइड नहीं होता। तो पोटेशियम आयोडाइड भी इसमें होता है, अल्कोहल भी इसमें होता है, जल भी इसमें होता है, लेकिन इसमें एसीटीन नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता? एसीटीन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर डिपेंड रहते हैं। एपीफाइटस कैसे पौधे हैं? जो दूसरे पौधों पर डिपेंड रहते हैं। आपको ये भी याद रखना है कौन से पौधे दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं। ये रहते हैं एपीफाइटस पौधे दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। ए यांत्रिक अवलंबन के लिए, या फिर बी भोजन के लिए, या फिर सी छाया के लिए, या फिर डी जल के लिए। तो एपीफाइटस पौधे हैं वो दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। किसके लिए? यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं एपीफाइटस पौधे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। केवल 30 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। केवल आधे घंटे की अपनी साइंस क्लास रहती है, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 6, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? जो एक शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल,
उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? विद्युत ऊर्जा पाई जाती है, यांत्रिक ऊर्जा पाई जाती है, या फिर रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पाई जाती है? तो बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, ना तो विद्युत ऊर्जा होती है ना यांत्रिक ऊर्जा होती है, इसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? जो पानी है उसका शुद्धतम रूप क्या है? समुद्री जल है, वर्षा का जल है, या फिर नल का पानी है, या आश्वित जल है? जो वर्षा का जल है वो बिल्कुल शुद्ध, पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। क्वेश्चन नंबर 8, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। जो ये रेडियो एक्टिविटी है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बेकेरल ने इसका आविष्कार किया। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया गया बेकेरल के द्वारा। किसके द्वारा? बेकेरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया गया। ये अपने 8 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। जुड़ जाइए, अभी तक चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मैटर मिलने वाला है पढ़ने के लिए, और जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। 3 बजे तो हम साइंस जीके करते हैं और 8 बजे हम जीके क्लास करते हैं। तो जुड़ जाइए चैनल के साथ, नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? इनमें से कौन सा धातु खनिज नहीं है? बॉक्साइट भी धातु खनिज है, हेमेटाइट भी धातु खनिज है, जिप्सम भी धातु खनिज नहीं है, लिमोनाइट धातु खनिज है। जिप्सम जो है ये धातु खनिज में नहीं आता है, याद रखना आपको, जिप्सम है वे धातु खनिज में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 10, कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण शर्करा है? रूपांतरण मतलब अपना रूप बदल देता है, ऐसा शर्करा कौन है? कृत्रिम रूप से मीठा करने वाली शक्कर जो होती है शर्करा, तो वह रूपांतरित शर्करा इनमें से कौन सी है? सैकरीन है, एस्पार्टम है, या फिर शुक्रलोस है, या फिर एमीटेम है? तो यहाँ पर शुक्रलोस इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं फ्रेंड्स। वाइन, बियर, व्हिस्की और रम, ये मिलान करना है जो गन्ने का रस और अंगूर और सीरा। तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर? यहाँ पर रहेगा जो वाइन होती है वो अंगूर की बनी हुई होती है। जो वाइन होती है वो किसकी बनी हुई होती है? अंगूर की बनी हुई होती है। वाइन किसकी बनी हुई होती है? अंगूर की बनी हुई होती है वाइन। और बियर जो होती है वो जौ की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? जौ की बनी हुई होती है बियर। और व्हिस्की किसकी बनी हुई होती है? व्हिस्की बनी होती है सीरा की। किसकी? सीरा की। और रम बनी होती है गन्ने का रस की। गन्ने के रस की रम बनी होती है। तो बिल्कुल अच्छे से इनको याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाइन जो है वाइन बनी होती है अंगूर से, वाइन बनी होती है अंगूर से। और जो बियर बनी होती है वो बनी होती है जौ से। और जो व्हिस्की बनी होती है वो बनी होती है सीरा से, व्हिस्की सीरा से। और रम बनी होती है गन्ने के रस से। ये बनी होती है रम गन्ने के रस से। तो ये हो गया ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो सी आंसर रहेगा इसका। क्या रहेगा इसका आंसर? सी रहेगा। वाइन बनी होती है अंगूर की, बियर बनी होती है जौ की, और व्हिस्की बनी होती है सीरा की, और रम बनी होती है गन्ने का रस। गन्ने का रस, रम रस, ऐसे याद रखना, रम रस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं की है तो। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा एक नूडल्स बनाने के दौरान प्राय सुरुचि कर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा है? नूडल जो हम बनाते हैं, नूडल्स बनाने के दौरान कौन सा प्राय
सुरुचि कर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो किस सुरुचि कर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है? ए दालचीनी, बी केसर, सी जैतून का तेल, डी एजीनोमोटो। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा एजीनोमोटो। ये रहेगा आंसर डी, अजीनोमोटो ये आंसर रहेगा। पराये जब हम नूडल्स बनाते हैं तो नूडल्स जब बनाते हैं तो नूडल्स में बनाने के दौरान पराये सुरुचिकर्मक जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे ये स्वादिष्ट बनती है, सुरुचिकर्मक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? अजीनोमोटो। क्या प्रयुक्त होता है? अजीनोमोटो का प्रयोग होता है नूडल्स में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या है। वेंकटरमण रामकृष्ण को किस में उसके द्वारा योगदान के लिए 2009 का रसायन साध्यों में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है? तो ये जो है वेंकटरमण रामकृष्ण को किस चीज में 2009 का किसका 2009 का रसायन शोधियों में नोबेल पुरस्कार मिला है? 2009 का रसायन शोधियों में नोबेल पुरस्कार मिला है वेंकटरमण रामकृष्ण को। तो ए किस में मिला है? ए एक जीवन रक्षी प्रति जैविक समूह का संश्लेषण करना, या फिर बी राइबोसोमल असेंबली में आणविक रूलर को पहचानना जो कोशिकाओं में प्रोटीन का त्रुटिहीन संश्लेषण सुनिश्चित करता है, या फिर सी जेलीफिश के हरे प्रतिदीप्तिशील प्रोटीन का कार्य, या फिर डी कोशिकाओं में राइबोसोम के वृहत उपएकी को सफलतापूर्वक क्रिस्टलित करना। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर रहेगा? 14 का क्या आंसर रहेगा? वेंकटरमण रामकृष्ण को किस में उसके योगदान के लिए 2009 का रसायन शोधियों का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है? यहाँ पर आंसर बताना है हमें। क्या ऑप्शन रहेगा? 14 का क्या आंसर रहेगा? एक जीवरक्षी प्रतिजैविक समूह का संश्लेषण करने के लिए, एक प्रतिजैविक समूह का संश्लेषण करने के लिए, या फिर बी राइबोसोमल असेंबली में आणविक रूलर को पहचानना जो कोशिकाओं में प्रोटीन का त्रुटिहीन संश्लेषण सुनिश्चित करता है, या फिर सी जेलीफिश के हरे प्रतिदीप्तिशील प्रोटीन का कार्य करना, या फिर डी कोशिकाओं में राइबोसोम्स के वृहत उपएकियों को सफलतापूर्वक क्रिस्टलित करना। तो यहाँ पर आंसर बी रहेगा। इसका क्या आंसर रहेगा? बी रहेगा। राइबोसोमल असेंबली में आणविक रूलर को पहचानना जो कोशिकाओं में प्रोटीन का त्रुटिहीन संश्लेषण सुनिश्चित करता है। कोशिकाओं में जो प्रोटीन होता है उसका जो त्रुटिहीन संश्लेषण सुनिश्चित करता है। ये हो गया इसका आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सूची 1 दे रखी है मद, और सूची 2 दे रखी है आविष पदार्थ। तो यहाँ पर दोनों को मिलान करना है। सूची 1 में मद है, सूची 2 में आविष पदार्थ है। तो ए CFL लैंप, बी ऑटोमोबाइल बैटरी, सी पॉलीमर, डी डीजल इंजन, या फिर यहाँ पर दोनों ये है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, थैलेट, सीसा, पारा। तो यहाँ पर दोनों का मिलान करना है। देखो किसका किसके साथ मिलान होगा। ए का हमारा रहेगा CFL लैंप जो होता है, CFL लैंप इसका होगा पारा, CF लैंप का होगा पारा। और ऑटोमोबाइल बैटरी का रहेगा, ऑटोमोबाइल जो बैटरी होती है उसमें रहेगा शीशे का प्रयोग, बैटरी में शीशे का प्रयोग होता है। और पॉलीमर में होता है, पॉलीमर में क्या होता है? पॉलीमर में थैलेट होता है। क्या होता है? पॉलीमर में थैलेट। और डीजल इंजन में होता है नाइट्रोजन। डीजल इंजन में क्या होता है? डीजल इंजन में होता है नाइट्रोजन। तो ये रहेगा इसका आंसर 4th, 3rd, 2nd और 1st। तो ये रहेगा इसका आंसर ए आंसर रहेगा। फिर से देख लेते हैं फटाफट से।
CFL लैंप में होता है, CFL लैंप में पारा का प्रयोग होता है। ऑटोमोबाइल बैटरी में हमेशा ऑटोमोबाइल बैटरी में क्या होता है, शीशे का प्रयोग होता है। और जो है पॉलीमर में थैलेट का प्रयोग होता है। डीजल इंजन में नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रयोग होता है। याद रखना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट से कर लेते हैं, केवल 30 क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं। इसके 30 भी नहीं है, बल्कि इसमें हमारे कितने रहेंगे क्वेश्चन, 25 ही क्वेश्चन है, 30 भी नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल आपकी 15 मिनट और मैं लूँगी और 15 मिनट में हम कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है। खरपतवार को नष्ट करने के लिए, जो खरपतवार होती है यानी जो फसल को नष्ट करते हैं, खरपतवार को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयोग होता है। ए मेलाथियोन, या फिर बी DDT, या फिर सी मेथिल ब्रोमाइड, या फिर D 2,4-D। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा जो है D रहेगा आंसर, 2,4-D, 2,4-D ये आंसर रहेगा। ये है खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है सामान्यतः किसानों के द्वारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, सीमेंट के निर्माण में जिप्सम CaSO4 2H2O को क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है? को क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट के निर्माण में, जो सीमेंट होती है उसके निर्माण में जिप्सम जो होता है, जिप्सम को क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है? ए कैल्शियम सिलिकेट के कणों को बांधने के लिए, या फिर सीमेंट की आर्द्रता दर कम करने के लिए, या फिर सी कोलाइडी जेल की रचना को सूकर बनाने के लिए, या फिर डी सीमेंट में प्रबलता प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? सीमेंट के निर्माण में जो जिप्सम है उसको क्यों मिलाया जाता है? जिप्सम को बोलते हैं CaSO4 2H2O। ये जिप्सम का है, सूत्र देख लो बिल्कुल ध्यान से, CaSO4 2H2O। तो इसमें क्लिंकर को क्यों मिलाया जाता है? क्यों मिलाया जाता है? तो 17 का आंसर रहेगा सीमेंट का जो जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि सीमेंट है जल्दी से दृढ़ हो जाती है यानी जम जाती है, तो उसके आर्द्रता दर कम करने के लिए, उसकी आर्द्रता दर कम करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है सीमेंट में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कैथोलिड रक्षण के रूप में ज्ञात प्रक्रिया द्वारा उत्सर्ग एनोड जहाज और भूमिगत पाइप लाइन के लोहे को जंग लगने से बचाता है। क्या बचाता है? एनोड लोहे को जंग लगने से बचाता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक उत्सर्ग एनोड के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती? तो जो ये एनोड है, उत्सर्ग एनोड, ये लोहे पर जंग लगने से बचाता है हमेशा। तो इसमें इनमें से किसका प्रयोग नहीं करते हैं? 3 का प्रयोग करते हैं और बाकी का नहीं करते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? जस्ता, टीन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? कैथोड रक्षण के रूप में ज्ञात प्रक्रिया द्वारा उत्सर्ग एनोड जहाजों और भूमिगत पाइप, जो जहाज होते हैं वो और जो भूमि के अंदर जो पाइप दबाते हैं उसमें ये जो एनोड है, उत्सर्ग एनोड, ये है बचाता है लाइन के लोहे को जंग लगने से बचा देता है। तो याद रखना है, लोहे को जंग लगने से उत्सर्ग एनोड बचाता है और इसमें जो लगने से बचता है। और इसमें जो धातुओं में से कौन सी एक धातु है जो प्रयोग में नहीं लाई जाती एनोड के लिए? यहाँ पर रहेगा जस्ता, टीन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो यहाँ क्या आंसर रहेगा? 18 का आंसर रहेगा टीन का प्रयोग नहीं होता है। जस्ता का भी प्रयोग होता है, मैग्नीशियम का भी प्रयोग होता है, एल्यूमिनियम का भी प्रयोग होता है, लेकिन टीन का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एंडोसल्फान, जिसकी चर्चा आजकल समाचारों में है, क्या है? जो ये है एंडोसल्फान, ये है क्या है? एंडोसल्फान का क्या है? ये है एंडोसल्फान क्या है? एक उर्वरक है, एक कीटनाशक है, एक सल्फा औषधि है, या फिर एक प्रतिजैविक है? तो क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर?
क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा एक कीटनाशक है। यह एक कीटनाशक है। क्या है? यह एक कीटनाशक है। एंडोसल्फोन क्या है? एंडोसल्फोन एक कीटनाशक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। केवल 25 ही क्वेश्चन बचे हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें क्वेश्चंस कैसे हैं, आपको कैसे लगे क्वेश्चंस। और ये सारे टॉपिक वाइज हम साइंस को कवर कर लेंगे, तो प्लीज़ आधा घंटा आप डेली साइंस के लिए निकाल लीजिए 3 से 3:30 बजे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? कुतुब मीनार के निकट स्थित लोहा स्तंभ। जो कुतुब मीनार है उसके निकट क्या स्थित है? एक लोहा स्तंभ स्थित है। लोहा स्तंभ स्थित है। तो यह वैज्ञानिकों के ध्यान क्यों खींच रहा है? तो यह जो है कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो उसकी चरम दमन के कारण, या उसकी पूरा विशेषता के कारण, या फिर उसकी कठोरता के कारण, या फिर उसकी जंग रोधकता के कारण। तो क्या रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का? कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिकों को अपनी तरफ ध्यान अपना क्यों खींचता है? इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का डी आंसर रहेगा उसकी जंग रोधकता के कारण। उसकी जंग रोधकता के कारण, उस पर जंग नहीं लगता है, इसीलिए वह वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ अपनी जंग रोधकता के कारण। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या है? एंडोसल्फोन क्या है? एंडोसल्फोन एक उर्वरक है, एक कीटनाशक है, या एक सल्फा औषधि, या एक प्रतिजीवी है? अभी अभी हमने किया है एंडोसल्फोन क्या है। क्या है एंडोसल्फोन? जल्दी से बताइएगा एंडोसल्फोन क्या है। अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पर एंडोसल्फोन है हमारा एक कीटनाशक। क्या है? एक कीटनाशक है एक एंडोसल्फोन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। यदि चूना पत्थर के टुकड़े को पानी में डुबोया जाए, अगर जो चूना पत्थर है उसके टुकड़े को पानी में डुबोया जाए, कहाँ पर? पानी में डुबोया जाए, तो बुदबुद उत्पन्न होता है। यह बुदबुद किसके कारण बनता है? तो जो चूना पत्थर है उसके जो टुकड़े को पानी में डुबाते हैं तो बुदबुद एक झाग की तरह उत्पन्न होता है। तो ये बुदबुद किसके कारण होता है? बुदबुद मतलब बुदबुद उत्पन्न होता है किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण, हाइड्रोजन के कारण, जलवाष्प के कारण, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ये जो है जब चूना पत्थर है उसको जब पानी में डुबोते हैं तो बुदबुद उत्पन्न होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। वो पानी सोखता है तो एक अलग तरह की प्रतिक्रिया होती है पानी में, तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 23, भारी पानी का क्या निहितार्थ है? जो भारी पानी होता है उसका क्या निहितार्थ है? भारी पानी का क्या निहितार्थ है? वह पानी जिसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के SO4 और Cl होते हैं, या वह पानी जो कि ताप विद्युत संयंत्रों जैसे भारी उद्योगों में इस्तेमाल होते हैं, या वह ड्यूट्रीट पानी है, या फिर वह पानी जिसका घनत्व अधिकतम होता है? तो यहाँ पर जो भारी पानी है उसका निहितार्थ क्या होता है? भारी पानी का निहितार्थ क्या होता है? वह पानी जिसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के SO4 और Cl होते हैं, या वह पानी जो कि ताप विद्युत संयंत्रों जैसे भारी उद्योगों में इस्तेमाल होता है, या वह ड्यूट्रीट पानी है, या फिर वह पानी जिसका घनत्व अधिकतम होता है? तो क्या रहेगा आंसर 23 का? 23 का आंसर रहेगा वह ड्यूट्रीट पानी है। तो कैसा पानी है? वह भारी पानी है, वह एक ड्यूट्रीट पानी है। कैसा है? ड्यूट्रीट पानी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। लास्ट एंड 2 क्वेश्चन बचे हैं केवल। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म किए जाने पर सर्वाधिक प्रसारित होगा? तो जब जिसको गर्म कर देंगे, अगर किसी चीज़ को गर्म किया जाए तो वह सर्वाधिक प्रसारित होगा।
ए अल्कोहल, बी जल, सी कांच या ग्लास, या फिर डी वायु। तो क्या रहेगा, सर्वाधिक प्रसारित क्या होगा? अल्कोहल नहीं होगा सर्वाधिक प्रसारित, जल भी नहीं होगा, कांच भी नहीं होगा, लेकिन वायु ऐसी है अगर वह गर्म हो गई तो सर्वाधिक प्रसारित होगी। तो वायु आएगा यहाँ पर आंसर, सर्वाधिक प्रसारित होगी गर्म होने पर वायु। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, फिर आप चले जाओगे मुझे पता है, तो मैं आपको बता देती हूँ, जो एक क्लास होती है अपनी 3 से 3:30 बजे तक साइंस जीके रहती है, जो कि अभी हम कर रहे हैं, और एक क्लास होती है 8 से 8:40। ये 2 क्लास अपनी रहती हैं, इस पर हम जीके करते हैं, इस पर हम साइंस जीके करते हैं, साइंस जीके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, केवल और केवल प्रैक्टिस रहती है हमारी यहाँ पर क्वेश्चंस की, ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। और सारे टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं, इसके 17 टॉपिक अपने हो चुके हैं, ये 18 टॉपिक हमारा चला हुआ है साइंस का। और अगर आपको इससे पहले वाले टॉपिक्स देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से आप प्लेलिस्ट का लिंक देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आपको उसमें सारे पार्ट्स मिल जाएंगे साइंस जीके के, जितने आज तक के पार्ट हो रखे हैं। और बहुत सी वीडियो नीचे मिलेंगी प्लेलिस्ट में, जहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए गए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये 25 क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 25 क्वेश्चन? निम्नलिखित जल द्योतों में से किस एक के जल की फ्लोराइड को से संदूषित होने की संभावना है? तो निम्नलिखित जल द्योत में से किस एक के जल की फ्लोराइड से संदूषित होने की संभावना रहती है? नदी जल से, बॉम्ब जल से, या फिर ताल जल से, या फिर यहाँ पर वर्षा जल से। तो क्या रहेगा इसका आंसर? यहाँ पर आंसर रहेगा बॉम्ब जल, बॉम्ब जल आंसर रहेगा। क्या है क्वेश्चन, एक बार दोबारा अच्छे से देख लेते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित जल द्योतों में से किस एक के जल की फ्लोराइड से संदूषित होने की संभावना है? फ्लोराइड से क्या होने की संभावना है? संदूषित होने की संभावना है। भूमि जल, भूमि जल आएगा, फ्लोराइड से संदूषित होने की संभावना है बॉम्ब जल। ये हो गए अपने 25 क्वेश्चन फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच आप सभी का, थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए, पूरी क्लास अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को 8 बजे। प्लीज़ आप टाइम से आ जाएं, 8 बजे साइंस यहाँ पर हम जीके करेंगे, स्टैटिक जीके करेंगे। स्टैटिक जीके जो होती है, ये स्टैटिक जीके क्या होती है आपको पता ही होगा। स्टैटिक जीके होती है हर एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें आती है स्टैटिक जीके। वहाँ पर आप मिक्स क्वेश्चंस करते हैं, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, और साइंस भी, और हिस्ट्री भी, हर तरह के क्वेश्चन वहाँ पर आ जाते हैं स्टैटिक जीके में, मिक्स क्वेश्चन रहते हैं। तो ये होती है हमारी स्टैटिक जीके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं 8 बजे, प्लीज़ टाइम से आप आ जाइएगा। और यहाँ पर आपको बहुत सी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिलेगी। जितने भी आर्ट में सब्जेक्ट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के आपको जीके क्वेश्चन इस चैनल पर मिल जाएंगे। ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। अगर आप जीके पढ़ रहे हो तो जीके, आप किसी भी सब्जेक्ट की जीके पढ़ रहे हो तो यहाँ बहुत अच्छे से करवाई जा रही है। टॉपिक वाइज भी हमने जीके की है, तो आपको हर एक प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इजीली आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। और अगर आप HSSC से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर हरियाणा जीके पूछी जाती है। तो हरियाणा जीके के लिए आपको 10 पार्ट एक मिलेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस करके HSSC के, और संपूर्ण हरियाणा इतिहास, ये भी हमारा संपूर्ण हरियाणा के जो क्वेश्चन हैं वो 7 वीडियोस में 7 दिन में हमने किया था पीछे जब एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा का, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो हरियाणा की जीके यहाँ से बाहर नहीं आएगी अगर ये आप सारा कर लेते हैं। 10 पार्ट इसके हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के, और शायद 7 या 8 हैं ये इसके अलग से जो है टॉपिक वाइज बना रखे हैं। थैंक यू सो मच, ये भी देख लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल।